हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिविकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और मॉडल पेपर, वायरल मॉडल पेपर शिक्षा शास्त्र का सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लीजिए, सेम टू सेम ऐसे ही पेपर आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि बौद्ध काल में मठों और विहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा में होता था। तो जो बौद्ध काल था, इस टाइम पे मठों और जो विहार, जैसे कि आज के डेट में विद्यालय होते हैं, वैसे उस टाइम में मठ और विहार होते थे। उसमें शिक्षा कैसे की जाती थी, कैसे पढ़ाया जाता था, उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर दिया है फारसी भाषा, अरबी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पाली भाषा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, पाली भाषा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम होता है। जो कैंसर रोग होता है, ये रेडियोधर्मी जो प्रदूषण होते हैं, इसके द्वारा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें जो है तीसरा हो जाएगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे, अपव्यय और अवरोधन किस जो है शिक्षा किस स्तर की प्रमुख समस्या है। तो यहाँ पे जो अपव्यय और अवरोधन शिक्षा है, ये आपका जो है यहाँ पे प्राथमिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपव्यय मतलब बहुत सारी उसमें कमियां दिखाई देती हैं, अवरोधन बहुत सारे रुकावट दिखाई देते हैं। तो ये प्रमुख समस्या है किसमें, प्राथमिक में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला कह रहा है कि प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्ली हो जाएगा। ठीक है, बिल्ली पर जो है उन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देंगे। 5वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है कि प्रेरणा का विभिन्न कार्य क्या है। प्रेरणा का विभिन्न कार्य क्या है। आपको प्रेरणा मिलती है, किसी किसी को देखकर प्रेरणा मिलती है। तो प्रेरणा का नाम कर सकते हैं, किसी ऐसा मोटिवेशन आपको मिलता है कि किसी देखकर यार इंसान ऐसा पढ़ रहा है, ऐसा काम कर रहा है, मैं भी इसकी तरह काम करना चाहता हूँ, मैं भी इसकी तरह बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो छात्रों में जो रुचि का विकास होता है, उससे भी प्रेरणा मिलती है। व्यवहार में परिवर्तन होता है, उससे भी प्रेरणा मिलती है। लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता होती है, उससे भी प्रेरणा मिलती है। तो इसमें ये सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके सहायता के लिए यहाँ पे देखिए आंसर भी लिख दिया है, तो आप इस आंसर को पढ़ सकते हैं। जब मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप वहां से इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे निश्चित उत्तरीय प्रश्न की, जो एक एक नंबर के सवाल होते हैं और आपको जो है यहाँ पे एक एक लाइन लिखना होता है, आसान शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए इनका उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले मैंने आप सारे प्रश्न लिख दिया है, अब यहाँ से हम लोग उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो उत्तर आपके सामने आ चुका है। वैदिक काल में एक ब्राह्मण बालक को किस आयु में गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। तो यहाँ पे जो वैदिक काल है, ब्राह्मण का जो बालक होते थे उनको किस आयु में गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। तो यहाँ पे जो बालक है वो 8 वर्ष की आयु में गुरुकुल में प्रवेश उसको मिलता था। ये क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने बहुत सारी किताबों में देखा था, तो उसमें कहीं कहीं 6 वर्ष लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी किताबों में सबसे ज्यादा में इसमें 8 वर्ष दिया गया है, और गूगल पे भी जो है आपको 8 वर्ष दिखाई देगा। तो जो है इसमें अगर मान लो ऑप्शन में देता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 6 वर्ष वाला, 8 वर्ष वाला, दोनों में से कोई टिक कर सकते हैं। अगर दोनों दिया है तो 6 वर्ष पहले टिक करेंगे। ठीक है, अगर 8 वर्ष दिया तो पहले 8 वर्ष टिक करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे उत्तर लिखने का है तो यहाँ पे 8 वर्ष लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कीटनाशक एवं यूरिया के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। जो कीटनाशक यूरिया का उपयोग किया जाता है खेतों में, वो किस प्रकार का प्रदूषण यहाँ पे फैलाते हैं। तो यहाँ पे प्रदूषण की बात करें तो उत्तर लिखेंगे, कीटनाशक यूरिया के उपयोग से मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी प्रदूषण होता है। यह मिट्टी की उर्वरता को खराब करता है। ठीक है, उत्पादन को तो बढ़ाता है, जिस टाइम पे लोग उसका छिड़काव करते हैं उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन सवाल ये होती है कि उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है वो ह्रास हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, किसने प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना पुणे में 1916 में की थी। ठीक है, 1916 में जो है प्रथम महिला महाविद्यालय जो है, यहाँ पे उत्तर लिखेंगे डी के कर्वे। डी के कर्वे ने 1916 में पुणे में प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना की थी। डी के कर्वे का पूरा नाम है धोंडो केशव कर्वे। धोंडो केशव कर्वे जो है, इन्होंने पहली महिला महाविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सीखने की एक परिभाषा लिखिए। सीखना, सीखना का मतलब जैसे कि आप
कोई कुछ काम कर रहा है आप उससे सीख सकते हैं, कोई पढ़ रहा है उससे सीख सकते हैं, कोई ऊंचाइयों को पास पा लिया है उसको सीख सकते हैं, कोई कुछ भी कर रहा है, एनीवन। सीखने का मतलब होता है कि आपके अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे हम अधिगम या सीखना बात एक ही होता है। अगर अधिगम पूछता है तब भी आंसर ये होगा, सीखना पूछता है तब भी आंसर ये होता है। ठीक है, आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें हेडिंग डालेंगे अधिगम और सीखना, इसमें लिखेंगे सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के अनुभव और अभ्यासों के द्वारा अपने व्यवहार में अस्थायी बदलाव लाता है। सीखने का मतलब तो ये होता है कि परिवर्तन होना, बदलाव होना। अगर आपके लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप सीख नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप सीख पा रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है ग्रहण कर रहे हैं, उससे आपके लाइफ में चेंजिंग हो रहा है। जब कोई आपका दोस्त आपसे मिले कुछ साल बाद और आपसे कहे भाई तू तो बदल गया है, तो समझिए कि आप कुछ सीख रहे हैं। और कोई आपके दोस्त पुराना मिले आपसे और आपसे कहे भाई तू तो बदला ही नहीं, तो समझिए कि आपने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा है। ठीक है, तो सीखने का मतलब ही परिवर्तन कहते हैं, आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन होते हैं। ठीक है, क्रो एंड क्रो, ये दोनों क्रो एंड क्रो मतलब दोनों जो है ये पति पत्नी थे। इन्होंने जो है एक परिभाषा दी है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। जो अपने आदत में आप चेंजिंग करते हैं, जो अपने ज्ञान में परिवर्तन करते हैं, जो अपने जो आचरण होता है, जो व्यवहार होता है, उसमें जो परिवर्तन करते हैं, उन सब का जो अर्जन मतलब कि एक तरह से हम जो प्राप्त करते हैं, जो ग्रहण करते हैं, वो सब अधिगम कहलाता है, या फिर उसे सीखना के नाम से जानते हैं। ये क्रो एंड क्रो के अनुसार लिख सकते हैं, ले देंगे पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं बुद्धि लब्धि का सूत्र। अगर आपसे पूछ लेगा तो लिखेंगे बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल। तो यहाँ पे देखिए IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे, मानसिक आयु जितनी होती है, वास्तविक आयु जितनी होती है, उनको 100 से गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार से बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे अब आता है अति लघुत्तरीय की। तो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाएंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे उत्तर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 7 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, वैदिक काल में एक विद्यार्थी की दिन विश्लेषण कैसे होती है। मतलब कि वैदिक काल में विद्यार्थियों का दिन विश्लेषण कैसे होता है, इसके बारे में हमें समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका उत्तर लिखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे वैदिक काल में विद्यार्थियों की दिनचर्या अनुशासित होती थी। तो यहाँ पे जो वैदिक काल का मतलब होता है कि जो प्राचीन वैदिक काल में जिसमें वेदों की स्थापना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके स्थापना की गई, इनके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि वैदिक काल में विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी होती थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी दिनचर्या कैसी है, तो आपकी दिनचर्या अनुशासित नहीं है भैया। लगातार मोबाइल पे लगे रहते हैं, शॉर्ट वीडियो रील्स पे अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं, फालतू चीजों में टाइम बर्बाद करते रहते हैं। इसका मतलब ये कि आपकी दिनचर्या अनुशासित नहीं है। लेकिन वहां पे वैदिक काल में दिनचर्या कैसी होती थी, अनुशासित होती थी। अनुशासित होने का दिनचर्या पूरा दिनचर्या मतलब पूरा दिन अनुशासन में रहकर काम करना। सुबह ये काम करना, दोपहर को ये काम करना है, और फिर रात में ये काम करना है, शाम को ये काम करना, पूरा पूरा डिवाइड होता था और अनुशासन में रहकर काम करते थे। तो पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है कि वो सुबह जल्दी उठता, मतलब सुबह जल्दी उठना, ध्यान और पूजा करना, फिर गुरुकुल में शिक्षण ग्रहण करना, ये पूरा प्रक्रिया होती थी। ठीक है, इसमें वेदों का अध्ययन कराया जाता था, शारीरिक शिक्षा और घरेलू कार्य से गुरु की सेवा शामिल होते थे। विद्यार्थी जो होते थे वो सरल जीवन जीते थे और संयमित आचरण रखते थे। संयमित आचरण रखने का मतलब ये है कि एकदम संयम रखते थे, धैर्य रखते थे, और ऐसा आचरण रखते थे जिसको लगता था कि भाई इंसान कितना अच्छा है, कि उसका व्यवहार कितना अच्छा है। ये सारी प्रक्रिया जो है इसमें होती थी। तो आराम से एक बार दो बार में समझ के आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में इसे अच्छे से समझा सकते हैं अगर आप समझ जाएंगे तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, पंडित मदन मोहन मालवीय विद्यालय से संबंधित विचार क्या थे। पंडित मदन मोहन मालवीय का विद्यालय से संबंधित क्या विचार थे, इनके बारे में बताना है। तो देखिए लिखेंगे इनके बारे में। पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा को समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना के माध्यम से मानते हैं। यानी शिक्षा को जो है वो समाज सुधार के लिए मानते कि अगर शिक्षा ग्रहण करता है कोई व्यक्ति तो समाज में रहता है और उस व्यक्ति के द्वारा समाज सुधरता है। यानी शिक्षा कहने का मतलब ये है कि समाज को सुधारता है।
ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। राष्ट्रीय चेतना के माध्यम मानते हैं। राष्ट्रीय चेतना का मतलब ये कि जब लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे तो समझेंगे अपने देश के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में, अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचेंगे। तो वही चीज यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये है, इन्होंने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो जो बीएचयू के नाम से जाना जाता है, आप जानते होंगे, वाराणसी में पड़ता है। उनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति, विज्ञान और आधुनिक शिक्षा के बीच संतुलन स्थापित करना था। इस प्रकार से 2-4 लाइन आप ले देंगे, आपका काम हो जाएगा, बढ़िया पूरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने कोई ऐसा हार्डवेयर नहीं लिखा जिससे आपको आसानी में मतलब समझने में कोई दिक्कत हो, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने बात करते हैं, आपदा क्या है। ठीक है, आपदा के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, आपदा क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, आपदा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से जीवन या संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचता है, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, आग। आपदा का मतलब होता है कि अचानक कोई ऐसी विपत्ति आ जाए आपके सामने जिससे आप परेशान हो जाए, यानी जान और माल की हानि हो जाए। तो इसका मतलब दोस्तों ये है, ये आपदा 2 प्रकार से आती है, एक प्राकृतिक रूप से, दूसरा मानव निर्मित रूप से। मानव निर्मित का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई आतंकवादी आ गया, आप बैठे हैं और कोई आतंकवादी आके जो है गोली मारने लगा, है ना। जैसे आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड सुना होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर, सब लोग, बैसाखी का त्योहार था, मेले में सब इकट्ठा हुए थे, जनसभा चल रही थी जलियांवाला बाग में, और जनरल डायर आता है और बिना कुछ शोर शराबा के, बिना आवाज किए सीधा अपने सैनिकों से कहता है जो है फायर करने के लिए, और सारे सैनिक लोग जो लगातार फायर करते रहते हैं। तो अचानक फायर होता है और सब लोग मतलब वहां पे भागने लगते हैं, भगदड़ मच जाती है, तो कई लोग जो है वहां पे उसकी जगह जान चली जाती है। इस प्रकार से आपदा ये मानव निर्मित हो गया। प्राकृतिक आपदा, कोई बाढ़ आ जाए अचानक, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फूट जाए, कोई आग लग जाए अचानक, तो ये सब जो है प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। इसको 2 तरीका और है लिखने के लिए, पहले इसकी परिभाषा लिख दीजिए, ठीक है, फिर इसके बाद जो है आप आपदा में ऐसे डायग्राम बना के यहाँ पे लिख दीजिए, ऐसे करके यहाँ पे लिख दीजिए प्राकृतिक आपदा, यहाँ पे लिखिए मानव निर्मित आपदा, और उसका प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा का 2-2 3-3 उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, ये परफेक्ट हो जाएगा, कमाल का आंसर हो जाएगा अगर इस प्रकार से फ्लो चार्ट डायग्राम से समझा देंगे तो। कम लिखिए लेकिन अच्छा लिखिए, पूरा नंबर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, सीखने की सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या है सीखने की सूझ के बारे में, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। तो पहला पॉइंट अगर आपसे बहुविकल्पीय में पूछ लेगा कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका जवाब हो जाएगा कोहलर ने दिया है। ठीक है, इसके अनुसार, इनके अनुसार मतलब कोहलर के अनुसार, सीखना अचानक होता है जब एक व्यक्ति समस्या का पूरा समस्या का समाधान कर लेता है, तो उसे हम सीखना कहते हैं। सीखना इन्होंने कहा है कि एक अचानक होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी विपत्ति पड़ जाए, अचानक पड़ जाए, तो उस टाइम पे आप हड़बड़ा जाएंगे, उस टाइम पे काम करेंगे। जब कुछ काम करेंगे तो आप उसमें कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो अचानक होता है, इन्होंने कहा है, जिससे एक उदाहरण के माध्यम से इन्होंने समझाया है। देखिए कैसे, इन्होंने कहा कि एक बंदर ने ऊंचे स्थान पर लटके केलों को पाने के लिए डंडे का उपयोग किया। बंदर था और जो है ऊंचे स्थान पर केला लटका हुआ था भैया। ठीक है, तो पहले वो केला को देखा, ऊंचे स्थान पर था, तो जब वो नहीं पा रहा था तो बार बार कोशिश किया, जब वो नहीं पाया तो कोशिश किया, लेकिन उसने सीखा कि ऐसे तो केला मिल नहीं सकता है, उसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो क्या किया, वो डंडे का सहारा लिया। ठीक है, डंडे का उपयोग किया, और उसे यह समझ अचानक आए कि डंडे से इसका समस्या का हल हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर जब केला लटका था तो बंदर कोशिश कर रहा था केला कब किसी प्रकार से मिल जाए, लेकिन जब केला नहीं मिला तो उसने सीखा कि भैया केला ऐसे नहीं मिल सकता है। उसने अचानक सीखा कि केला ऐसे नहीं मिल सकता है। फिर अचानक सोचा कि भैया बगल में डंडा रखा है, डंडे से उस पर वार किया जाए तो केला वो नीचे आ जाएगा और केला हमें मिल जाएगा। तो उसने डंडे का प्रयोग किया और वो अचानक सीखा कि देखो डंडे से वो केला जो है मुझे प्राप्त हो गया। तो ये बात यहाँ पे कहा गया है कि जो सीखना होता है वो अचानक होता है, और अचानक इंसान कोई चीज सीखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। उदाहरण जरूर देंगे ताकि जो है एग्जामिनर अच्छे से समझ पाए, और दूसरी बात, पूरा नंबर आपको अच्छे से पूरा मिल जाएगा। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानसिक अस्वस्थ के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। मानसिक अस्वस्थ के बारे में स्पष्ट करना है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में कैसे आप क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले उत्तर देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें लिखेंगे मानसिक अस्वस्थ का अर्थ है जब एक व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो। ठीक है, अस्वस्थ का मतलब क्या है? स्वस्थ ना हो, यानी ठीक ठाक ना हो। तो तनाव, चिंता, अवसाद, अवसाद मतलब विभिन्न प्रकार की कमियां, कमजोरी, ये सब आती है, हम उन्हें अवसाद कह सकते हैं। इसका असर व्यक्ति के विचार, भावनाओं और व्यवहार पे पड़ता है। ठीक है, जैसे कि परीक्षा के डर से बच्चे की पढ़ाई को दूर होना। जो परीक्षा आती है ना, जैसे सी परीक्षा नजदीक आती है तो बच्चों को डर लगने लगता है थोड़ा थोड़ा। तो ये क्या, मानसिक तनाव बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? मानसिक तनाव बढ़ रहा है। ठीक है, जब प्रेम मोहब्बत में लोग पड़ जाते हैं, तो जब बेवफाई होती है तो उसमें क्या होता है, लोग चिंता में पड़ जाते हैं। लोगों के पास बहुत सारे दुख आ जाते हैं, अकेले में रहने का मन करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कहीं आने जाने का मन करता है, बस अकेले में बैठे रहो और चिंतन करो। तो चिंता में जो है चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं, और जो चिंता करते हैं उसके कारण जो है मानसिक अस्वस्थ यानी तनाव उत्पन्न हो जाता है, और फिर इंसान, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको टेंशन फ्री रहना है। टेंशन फ्री रहेंगे तो सब कुछ दूर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आपके पढ़ाई से ज़्यादा बेहतर है कि आप टेंशन फ्री हों। मतलब कि कोई भी ऐसी आपके सामने दुःख ना हो कि लगे यार बहुत बड़ी समस्या है। अगर है भी तो उसको इग्नोर करिए, उसके दरकिनार करिए। नहीं होता है, कोशिश करिए। कहीं न कहीं आपके जो है स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। तो आप इस प्रकार से समझ के दोस्तों आंसर को प्रेज़ेंट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? ठीक है, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? देखिए, अगर आप सेंटेंस को समझ जाएँगे तो आप आंसर अपने शब्दों में भी बयां कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस ही नहीं समझे उपलब्धि परीक्षण क्या होता है तो आप लिख नहीं पाएंगे। इसलिए समझने की कोशिश करिए। मैं आपको आसान शब्दों में इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए। उपलब्धि परीक्षण का आशय किसी व्यक्ति की शिक्षा या कौशल को मापना होता है। जैसे मान लो, जब लोग बोर्ड पेपर में टॉपर बन जाते हैं, तो जब टॉपर बन जाते हैं तो उनका क्या होता है, टॉपर बनने के बाद जो टॉपर बन जाते हैं तो उनका परीक्षण होता है। यानी मीडिया वाले पहुंच जाएंगे, वाइवा लेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, पूछेंगे कि भाई कैसे जो है आप क्या तैयारी किए थे, किस प्रकार से प्लानिंग बनाए थे कि बोर्ड परीक्षा में आप टॉपर बने हैं। तो कहने का मतलब है कि जो उपलब्धि मिली है उसका परीक्षण में जांच किया जाएगा। उपलब्धि परीक्षण तो ये कहना है, इसका मतलब ये होता है जो उपलब्धि यानी जो आपको मंजिल मिली है, जो आपको कामयाबी मिली है, उसका परीक्षण किया जाएगा, उसका जांच किया जाएगा भाई कैसे मिला वो उपलब्धि। तो लोग आपसे आके पूछेंगे, आप ही में से बहुत सारे लोग हैं जो टॉपर बन सकते हैं, जुनून अंदर है, हौसला अंदर है, तो टॉपर बन सकते हैं आप, बिल्कुल बन सकते हैं। बशर्ते अंतर इतना है कि आपके अंदर जुनून थोड़ा कम है। जुनून लगाइए, मेहनत करिए, बनेंगे टॉपर। और जिस दिन बन जाएंगे तो आपके सामने लोग आएंगे और आपसे कहेंगे कि भाई कैसे आपने उपलब्धि की है, आपका परीक्षण किया जाएगा, आपकी जांच की जाएगी। वही बात यहाँ पे कहा गया दोस्तों कि किसी व्यक्ति की शिक्षा या कौशल को मापना, यानी आपके कौशल को मापा जाता है कि आपके अंदर कितने टैलेंट है, कितनी जानकारी आपको है, उसको मापा जाता है। किसके माध्यम से? परीक्षण के माध्यम से। ठीक है, आगे यह बताता है कि व्यक्ति ने किसी विषय में कितना ज्ञान और दक्षता हासिल की है। जो आप बोर्ड पेपर में टॉपर बनेंगे ना, तो आपकी जांच की जाएगी, आपकी जो है आपकी स्किल्स देखी जाएगी कि भाई कितना नॉलेज है इस बच्चे के पास में। ठीक है, उदाहरण के तौर पे स्कूल में परीक्षाएं या प्रतियोगी परीक्षा अगर आप पास कर लेते हैं तो उसका फिर बुद्धि या मतलब कि उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। आपको जांचा जाता है, परखा जाता है कि कैसे आपने तैयारी की, कैसे क्या किया आपने कि आप जो है टॉपर बने हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, आपके सामने आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से देखने को मिलेगा, और बता दें कि ये पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप इन्हें जरूर तैयार कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग के सामने आ चुका है। मैंने ऊपर प्रश्न लिख दिया, इसके बाद यहाँ पे मैंने उत्तर लिखा है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग बना लिया है। क्वेश्चन से ही आपको पहले हेडिंग बना लेनी है। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर इसके बारे में जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए,
पहला है नैतिकता पर जोर देना। जो नैतिक होता था, आपका नैतिक कर्तव्य क्या है? लोग आज के नैतिकता भूल रहे हैं। अपना आचरण, व्यवहार, बोलने मतलब कि बोलने की भाषा कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ भूल रहे हैं, नैतिकता भूल रहे हैं अपनी। तो यहाँ पे नैतिकता पर जोर देना, ये बौद्ध कालीन की यहाँ पे शिक्षा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा में नैतिकता और अनुशासन का महत्व होता था। यानी उस टाइम पे बौद्ध काल में शिक्षा की नैतिकता पर उनके आचरण, व्यवहार, बोलने का, उठने बैठने का सब कुछ तरीका सिखाया जाता था। वो नैतिकता के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुशासन महत्व, सबसे इंपॉर्टेंट अनुशासन होता था। अनुशासन में बच्चे रहना, ये सबसे बड़ी जो है जिम्मेदारी होती थी, और उस प्रकार से लोगों को शिक्षा दिया जाता था। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट देखिए, व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा का मतलब ये है कि जीवन में सही तरीके से जीने की शिक्षा दी जाती थी, ताकि उनके व्यवहार में परिवर्तन हो। और जब व्यवहार में परिवर्तन होगा तो कहीं न कहीं वो सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे। ये व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, परोपकार और अहिंसा। भाई सिंपल सी बात यहाँ पे कहा गया कि अहिंसा मतलब कि कोई हिंसा नहीं करना है, और करुणा का महत्व सिखाया जाता है। परोपकार करना है, कि परोपकार मतलब दूसरे को उपकार करना है, दूसरों को मदद करना है, सहायता करनी है, करुणा करना है, दया करना है, हिंसा नहीं करनी है। कोई प्राकृतिक संपत्ति है, कोई प्राकृतिक जीव है, उसको उस पे जो है दया बरतनी है, उसको जो है बचाना, उसका संरक्षण करना है। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि पाली जो भाषा है उसकी शिक्षा पर जोर देना। शिक्षा जो है सरल भाषा में होती है, ताकि बच्चे उसे समझ सके, और मैं पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपको सरल भाषा में समझा सकूं, और वैसे ही मैंने यहाँ पे उत्तर को लिखा है। ठीक है, आगे है यहाँ पे विहार और मठ। इसका मतलब ये है कि शिक्षा विहारों और मठों में दी जाती थी, जहाँ विद्यार्थी गुरु के साथ रहते थे। यानी गुरु और विद्यार्थी एक साथ रहते थे। जैसे हॉस्टल होता है, आज के डेट में हॉस्टल होता है, ऐसे ही उस टाइम पे मठ और विहार होते थे, जहाँ पे विद्यार्थी और गुरु एक साथ रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय आपने नाम सुना होगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय आपने नाम सुना होगा, ये शिक्षा के केंद्र माने जाते थे। ठीक है, बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र माने जाते थे बौद्ध काल में। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है ये बिहार में पड़ता है, और तक्षशिला कहाँ पड़ता है? इस टाइम पे पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों यहाँ पे है कि भारत में शिक्षा स्तर जो है इसको उन्नत करने के 6 उपाय दीजिए। ऐसा कौन सा स्तर, मतलब कि कौन सा जो है विकास किया, जैसे जो है भारत की शिक्षा में सुधार हो। तो यहाँ पे 6 पॉइंट लिखना है, तो आइए देखते हैं 6 पॉइंट। पहला पॉइंट यहाँ पे है गुणवत्तापूर्वक शिक्षा। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का मतलब ये है कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर नॉलेज होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं जिसको पाए उसको भर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा का मतलब होता है कि जो समाज में परिवर्तन लाए, जो समाज को बदल दे, है ना? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा जिसके अंदर क्वालिटीज हो, गुण हो कुछ ना कुछ। तो शिक्षकों का प्रशिक्षण और दक्षता, यानी उनकी कौशल को बढ़ाया जाए, ताकि जो है उनके अंदर नॉलेज हो, उनके अंदर ज्ञान हो, और अच्छे से बच्चों को शिक्षित कर सके। इसका मतलब यही है। ठीक है, आगे बात करते हैं सभी के लिए शिक्षा। शिक्षा जो होनी चाहिए सभी के लिए होना चाहिए, और सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे कि 1 से लेकर 8 तक फ्री में लोग पढ़ते हैं, प्राइमरी में, जूनियर में। तो इस प्रकार से शिक्षा के लिए सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए, डिजिटल शिक्षा। आज के डेट में डिजिटल शिक्षा चल रही है, तो तकनीकी और इंटरनेट का उपयोग करके शिक्षा का जो है और अधिक से बढ़ावा दिया जा सकता है। आज के डेट में लोग लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, आप भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिजिटल शिक्षा है उसमें थोड़ा सा उसको बढ़ावा दिया जाए और उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें चौथा पॉइंट है प्रयोगात्मक शिक्षा। ये इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिकल शिक्षा। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल ना हो, ठीक है, तो उसमें कोई महत्व नहीं निकलता, क्योंकि प्रैक्टिकल से ज्यादा जानकारी मिलती है। जैसे मान लीजिए अगर आपका विषय भूगोल है, तो भूगोल विषय में अगर आप नदी, पहाड़, पर्वत आप यहाँ पे ना जाएं, वहां उसको ना देखें, तो कोई किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिकल करनी जरूरी होती है। पाठ्यक्रम को व्यवहारिक और रोजगार परक बनाना चाहिए। मतलब कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यवहारिक हो, जो उनके व्यवहार में परिवर्तन लाता हो, उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाता हो, और ऐसा होना चाहिए जो भविष्य में उनको रोजगार प्रदान करता हो। इस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है,
आगे बात करते हैं, पांचवा पॉइंट आपके सामने यहाँ पे है। पांचवा पॉइंट है कि बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहिए। बुनियादी ढांचे का मतलब यह है कि स्कूल में उचित भवन, पुस्तकालय और लैब होना चाहिए, जिससे लोग अच्छे से सीख पाएं, विकास कर पाएं। तो बुनियादी ढांचे का मतलब क्या, जैसे हम घर बनवाते हैं तो पहले बुनियाद भरते हैं। बुनियाद का मतलब फाउंडेशन, जैसे पिलर खड़ा करते हैं ना, तो पिलर क्या है, एक बुनियादी ढांचा है। उसी के आधार पर विकास होता है, उसी के आधार पर घर बनता है। अगर आपके स्कूल में अच्छा भवन नहीं है, अच्छा पुस्तकालय लाइब्रेरी नहीं है, लैब वगैरह नहीं है, तो क्या आप अच्छे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी जैसा जैसा वहाँ का आपका स्कूल होगा, जैसा भवन होगा, लाइब्रेरी की व्यवस्था है कि नहीं व्यवस्था है, वहाँ पे लैब की व्यवस्था है कि नहीं व्यवस्था है, खेल की व्यवस्था है कि नहीं व्यवस्था है। अगर इस सब की व्यवस्था है तो आपका बुनियादी ढांचा विकास मतलब कि अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे गुमराह किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, छठवां पॉइंट, पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब ये होना चाहिए कि सरकारी नीतियों को सही तरीके से लागू किया जाए, ताकि जो है बच्चों पर उसका प्रभाव पड़े, स्कूल पर उसका प्रभाव पड़े और कहीं न कहीं समाज पर भी प्रभाव पड़े। ये पारदर्शिता होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि धोखाधड़ी में लोगों के साथ की काम किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, अगला पॉइंट है यहाँ पे, नारी शिक्षा की समस्या को प्रकाश डालिए। तो नारी शिक्षा के बारे में बताना है, आइए इसके बारे में देखते हैं कि नारी शिक्षा की समस्याएँ क्या हैं। पहला पॉइंट है सामाजिक बंधन। बहुत सारे ऐसे सामाजिक बंधन हैं जो बालिकाओं को शिक्षा के समय में कई प्रतिबंध बना देती हैं। ऐसे बहुत सारी बालिकाएँ होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जैसे इंटर पास कर लिए, तो इंटर पास करने के बाद जो है वो लोग हैं जो अपनी शिक्षा को बंद कर देते हैं। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी नारी भी शिक्षा की कहीं सही समस्याएँ देखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो भी अपने बच्चियों को दूर भेजने में थोड़ा डरते हैं। तो ऐसी जो ये समस्या, ये सब सारी क्या है, समस्या हैं। ठीक है? नेक्स्ट इसमें अगर पॉइंट लिखेंगे, अशिक्षा और जागरूकता की कमी। माता-पिता अक्सर लड़कियों को शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं और बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी जागरूकता है उसमें कमी दिखाई देती है। हमारे माता-पिता उतने सक्षम नहीं होते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दिया जाए, वो समझते नहीं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इसमें है आर्थिक समस्याएँ। शिक्षा इतना महँगा हो गया है, आज के डेट में शिक्षा का मतलब बिज़नेस, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा इतना महँगा हो गया, गरीब बच्चे जो होते हैं, वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। अगर आपको दिल्ली में जाके आईएएस की कोचिंग करनी हो, तो आप गरीब हैं, तो आप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वहाँ पे इतनी लाखों रुपए फीस लगती है, नहीं कर पाएँगे। गरीब बच्चे जो है, गरीब लड़कियाँ बेचारी कहाँ जाएँगी, कैसे जाएँगी स्कूल, जब उतना महँगा शिक्षा हो जाएगा? अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएँगे, अच्छे जो है कोचिंग में नहीं पढ़ पाएँगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कि गरीब बच्चे जो हैं, उनकी आर्थिक समस्या सबसे बड़ी समस्या मानी गई है। ठीक है? आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, सुरक्षा का अभाव। सुरक्षा का अभाव का मतलब ये है कि स्कूल में लड़कियों की सुरक्षा से जो है चिंता रहती है, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, आने-जाने में समस्या, रास्ते में कोई घटना घट जाए, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। तो ये जो जो आपको समस्या दिखाई दे रही है, ये ज़्यादातर नारी यानी बच्चियों के साथ में होता है। ठीक है? नेक्स्ट है, उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को जो है स्कूल ड्रॉप आउट द्वारा अधिक होता है। मतलब कि ये कि ग्रामीण लड़कियों के साथ ऐसा देखने को ज़्यादातर मिलता है नारी शिक्षा में। ठीक है? आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, प्रेरणा के लक्षण क्या है, संक्षेप में बताइए। प्रेरणा एक तरह से किसी को देखकर मोटिवेशन मिलता है जो आपको, वो क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, लक्ष्य उन्मुख। लक्ष्य उन्मुख का मतलब यह है कि प्रेरणा व्यक्ति की लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। उन्मुख का मतलब होता है कि उसकी ओर ले जाती है। ठीक है? किसकी ओर? लक्ष्य की ओर। तो प्रेरणा जो होती है, अगर आप किसी को मोटिवेशन वीडियो देख लिए, कुछ देख लिए आप, ऐसा जैसे आपको लगा कि भाई मैं भी कर सकता हूँ, प्रभाव पड़ा, तो क्या है, जिस जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं, वो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेरणा आपको कहेंगे मोटिवेट करता है। ठीक है? आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत मतलब जैसे कि गाड़ी में तेल नहीं है, जब गाड़ी में तेल नहीं है तो गाड़ी चल पाएगी? गाड़ी नहीं चलेगी भैया। तो गाड़ी में अगर तेल डाल दिया जाए तो उसके अंदर ऊर्जा भर जाएगी, जो ऊर्जा भरेगी तो दौड़ेगी गाड़ी। वही बात यहाँ पे होती है, प्रेरणा जो होती है वो गाड़ी में तेल की तरह काम करती है, आपके अंदर एनर्जी पैदा कर देती है, ऊर्जा उत्पन्न कर देती है, और जिससे व्यक्ति को काम करने के लिए ऊर्जा देती है। वो मोटिवेशन प्राप्त हो जाता है कि भाई मैं भी कुछ करूंगा, मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, अपने लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, अपने देश के लिए करना है।
तो आपके अंदर जब मोटिवेशन जाग जाएगा तो आपके अंदर उस गाड़ी की तिल की तरह प्रेरणा काम करेगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे व्यक्तिगत फर्क। व्यक्तिगत फर्क का मतलब ये कि हर व्यक्ति की प्रेरणा अलग अलग होती है। कोई आपको दूसरा मोटिवेशन कर रहा है, कोई दूसरा मोटिवेशन कर रहा है, कोई किसी के बारे में बता रहा है। तो ये सब क्या है, व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है और अलग अलग सोच से ही आपको अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उदाहरण में कह सकते हैं परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए जो है छात्रों को कड़ी मेहनत करना चाहिए। अगर कड़ी मेहनत करेंगे तो आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 महीने में तैयारी करके सोचते हैं हम टॉपर बन जाए, तो इम्पॉसिबल है भैया। आपको कछुए की चाल चलनी पड़ेगी और धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है विद्यार्थियों को दंड देने का प्रकार। कितने प्रकार के विद्यार्थियों को दंड दिया था, आपको भी कभी दंड मिला होगा। ठीक है, तो देखिए पहला है शारीरिक दंड, इसमें पिटाई की जाती है। बहुत सारे जो है अब तो कानून अपराध हो गया है बच्चों को मारना, तो ये जो है इसमें शारीरिक दंड पहले बहुत दिया जाता था, इस पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है मौखिक फटकार लगाना। अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो कोई टीचर आपको डांट देता है, तो ये भी एक तरह से दंड ही हो गया। ठीक है, सामाजिक दंड, बाकी छात्रों के सामने शर्मिंदा करना, मतलब कि समाज के सामने, मतलब कि स्कूल में जो आपका खेल का मैदान है वहां पे बाहर बुला के आपको मुर्गा बनवा दें, तो ये सामाजिक दंड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे सकारात्मक दंड। सकारात्मक दंड का मतलब ये कि गलती सुधारने के लिए अतिरिक्त कार्य देना, यानी आपको जो है कोई काम दे देना कि इसको करके लेकर आना, नहीं करके लेकर आओगे तो दंड फिर से दिया जाएगा और दुगना काम दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी काम हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि होमवर्क न करने पर छात्र को 5 बार अभ्यास लिखने के लिए कहा जाए। ठीक है, अगर वो नहीं करता तो उसको 5 बार, ये एक तरह से सकारात्मक दंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के सामने है कि बुद्धि के वृद्धि के 6 विशेषताएं बताइए। वृद्धि क्या होता है, इसकी 6 विशेषताएं बताना है। तो यहाँ पे देख पाएंगे, पहली विशेषता है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। वृद्धि जन्म तक मृत्यु तक होती है। ठीक है भैया, जो वृद्धि होती है वो जन्म से मृत्यु तक होती है। कहीं न कहीं इंसान वृद्धि ही करता है, कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। ठीक है, आगे पॉइंट इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे अलग अलग दर। जो अलग अलग दर होता है मतलब हर व्यक्ति की वृद्धि गति अलग अलग होती है। हर इंसान की सोच होती है। आपकी क्लास में जितने बच्चे होंगे सबकी सोच अलग होती है और सब विकास भी अलग करते हैं, वृद्धि भी अलग करते हैं। कोई कुछ नंबर पाता है, कोई कुछ नंबर पाता है। सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, तो सबकी सोच एक जैसी नहीं होती तो सब वृद्धि भी एक जैसी नहीं करते हैं, अलग अलग वृद्धि करेंगे। ठीक है, आगे पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट इस पे है समग्र प्रक्रिया। समग्र प्रक्रिया का मतलब यह है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी प्रकार की वृद्धि होती है। ठीक है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, पूरी तरह से आपका ग्रो होता है, विकास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक और बाहरी कारक। आंतरिक और बाहरी कारक का मतलब यह है कि वृद्धि पर आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारणों का असर पड़ता है। मतलब कि जो है आपके अंदर से कुछ परिवर्तन होता है और कुछ बाहर से परिवर्तन होता है, ये पूरा आंतरिक और बाहरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे, पांचवा पॉइंट है क्रमबद्ध वृद्धि धीरे धीरे होती है। क्रमबद्ध वृद्धि का होता है कि क्रम के अनुसार होता है, जैसे धीरे धीरे बढ़ता है इंसान तो ऐसी वृद्धि होती है, क्रमबद्ध होती है। ठीक है, नेक्स्ट छठा पॉइंट है लिंग भिन्नता। लड़के और लड़कियों की वृद्धि अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं एक बच्चा धीरे धीरे चलना, बोलना, सोचना आदि क्षमता विकसित करता है। तो इस प्रकार से आसानी से समझ के आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो वैदिक काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो यहाँ पे इसका जो मुख्य केंद्र था वो काशी था। काशी यानी वाराणसी जो आज की डेट में जाना जाता है। काशी बनारस जो है एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। तो यहाँ पे जो है वैदिक काल में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र माना जाता था वो काशी। ठीक है, राइट आंसर काशी हो जाएगा। क्वेश्चन बात करते हैं अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो यहाँ पे देखिए ये तो स्थान का नाम दिया है, केंद्र का नाम दिया है, कौन सा केंद्र था। यहाँ पे वैदिक काल में शिक्षा कौन सा केंद्र है, मतलब कि यहाँ पे कौन से स्थान पे, तो यहाँ पे गुरुकुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरुकुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक आप सभी जाते हैं, गौतम बुद्ध राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं बौद्ध मठों या विहारों में शिक्षा के माध्यम कौन सी भाषा में होती थी। तो बौद्ध मठ में शिक्षा का जो माध्यम होता था वो पाली भाषा से होता था। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है, जो कि बिहार में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों अब शुरुआत होगा यहाँ से निश्चित उत्तरीय प्रश्न। ये भी जो है आपको
2-3 लाइन में आंसर देना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, एक नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बौद्ध काल के स्थापित 2 प्रमुख विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उपसंपदा संस्कार किस शिक्षा में संपन्न किया जाता है? तो उपसंपदा जो संस्कार है ये बौद्ध कालीन शिक्षा में संपन्न किया जाता है। आगे बौद्ध कालीन के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं वो आपके सारे कवर हो जाएं। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, मुस्लिम कालीन में मकतबों में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो जो मकतब होते थे उसमें प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, राइट आंसर इसमें हो जाएगा, मतलब कि आप करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मकतब हो जाएगा। मकतब में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने है निश्चित उत्तरीय प्रश्न का, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की क्या आयु थी? क्या उम्र थी प्राथमिक काल में शिक्षा? तो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन, ये 4 जो है ध्यान रखेंगे, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की जो है शिक्षा यहाँ से जो है, मतलब कि जब बच्चा 4 साल का 4 माह का 4 दिन का हो जाता था तो उसे प्राथमिक शिक्षा की जो है शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो 4 नंबर में क्वेश्चन जो है आपको लिखना पड़ेगा और अच्छे से इसको प्रेजेंट करना होगा। क्वेश्चन है उपनयन संस्कार का संबंध किससे है? तो उपनयन का संबंध, संस्कार का जो संबंध है वो वैदिक काल से है। ठीक है, ये भी एक तरह से 2-3 लाइन में आंसर को लिखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, वैदिक कालीन शिक्षा के दोषों पर प्रकाश डालिए। तो वैदिक काल की कुछ दोष हैं। क्या दोष हैं? देखिए सबसे पहला है एक भाषा का महत्व, मतलब एक ही भाषा का महत्व, जैसे कि संस्कृत है तो संस्कृत का ही महत्व दिया जाता था, तो कोई अन्य भाषा नहीं सीख पाते थे, तो इसीलिए जो है इसका दोष माना गया कि एक ही भाषा पे जोर दिया जाता था। अगला है सांस्कारिक जीवन की उपेक्षा। सांस्कारिक जीवन की उपेक्षा यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में लिख सकते हैं कि शिक्षा को व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होना चाहिए, सांसारिक जीवन की प्रायः उपेक्षा की गई है। मतलब जो अभी शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं वो सांसारिक जीवन से अलग है, परे है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपका जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसके आपका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, लेकिन जो ये वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी वो एक अलग शिक्षा होती थी जिसमें आप ही का विकास होता था और आप उस शिक्षा को ज्ञान अर्जित करके फिर इसके बाद दूसरे को ज्ञान देते थे। ये परंपरा चलती थी वैदिक काल में, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है यहाँ से क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य बताइए। अगर आपसे पूछ लेता है कि वैदिक कालीन शिक्षा का क्या उद्देश्य है तो अब इसके बारे में क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक हेडिंग डाल देंगे यहाँ वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य और इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे उद्देश्य में लिखेंगे कि जो है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा मानसिक विकास, चौथा चरित्र विकास और पांचवा जो है यहाँ पे व्यक्तिगत विकास है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। पहला आध्यात्मिक विकास है। वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो आध्यात्मिक पर जोर दिया जाता था, यानी ईश्वर के बारे में समझना, जानना, परखना, ये सब कुछ उस पर जोर दिया जाता था। इसके बाद शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का मतलब ये है कि जैसे कि जो व्यक्ति है जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य होता था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चरित्र का विकास, जो भी चरित्र हो, चरित्र मतलब कि जो भी कैरेक्टर है उनका विकास होना चाहिए, गलत रास्ते पे ना जाए, सही रास्ते पे जाए, सही काम करें, गलत चीजें ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे चरित्र का विकास जो है वैदिक कालीन की एक उद्देश्य माना जाता था। व्यक्तिगत विकास, अगर ये सब विकास होगा, शारीरिक, मानसिक और चरित्र का विकास होगा तो व्यक्तिगत विकास जाहिर सी बात हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन पॉइंट में 2-2, 3-3 अगर लाइन लिख देंगे तभी आपका काम हो जाएगा और अच्छा नंबर मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें जब एग्जामिनर कहाँ पे चेक करते हैं तो ध्यान रखेंगे जो मेन हेडिंग होती है ना वो देखते हैं, इसके बाद आपने उसके अंदर क्या लिखा है उतना कोई पढ़ने नहीं जाता है, उतना टाइम ही नहीं होता है कि पूरी पेपर जो आपने लिखा है उसको पढ़ा जाए, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसलिए मेन पॉइंट मैंने लिख दिया है और बता दिया है, अगर आप समझ जाएंगे तो अच्छे से लिख ले जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। यानी जो वैदिक काल था उसमें शिक्षण की विधि क्या होती थी, क्या पढ़ाने की कला होती थी, कैसे टीचिंग करते थे, ये सब जो है यहाँ बताना है। ठीक है, तो देखिए व्याख्यान विधि, पहला पॉइंट है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि का मतलब ये है कि जैसे कि एक टॉपिक है उसमें व्याख्या दी जा रही है। जैसे हिंदी के टॉपिक होते हैं, हिंदी में क्या होता है कि पहले उसको पैसेज पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में भी ऐसे होता है, पैसेज पढ़ने के बाद उसका हिंदी में अनुवाद बताते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि व्याख्यान विधि मतलब कि उसकी व्याख्या की जाती है, बताते हैं कि देखिए ऐसे ऐसी घटना घटी थी, तो ये व्याख्यान विधि हो गया। ठीक है, इसके बाद है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि मतलब आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, आपको उत्तर देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ प्रश्न दिया गया है और आप इसका उत्तर दे पा रहे हैं, तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर विधि होता था। नेक्स्ट है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि का मतलब है जांच करके। जैसे कि कोई भी अगर टॉपिक पढ़ानी है तो उस पर रिसर्च किया जाता था, निरीक्षण करते थे, इसके बाद जो है उसको शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो निरीक्षण करके, रिसर्च करके। ठीक है, आगे है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक मतलब जैसे प्रैक्टिकल होता है, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, साइंस में प्रैक्टिकल होता है, गृह विज्ञान में प्रैक्टिकल होता है, तो जो प्रैक्टिकल होता है उस प्रैक्टिकल के आधार पे भी शिक्षण विधि प्रदान की जाती थी। यानी जो पहले वैदिक काल में होता था आज भी वही हो रहा है। ठीक है, इसके बाद वाद विवाद विधि। वाद विवाद का मतलब ये कि जैसे एक टॉपिक है, जैसे मान लो वैदिक काल है, वैदिक काल में कुछ दोष हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, तो कुछ लोग अच्छाई के पक्ष में होंगे और कुछ लोग जो है उसकी बुराई के पक्ष में होंगे। तो ये जो अच्छाई के पक्ष में होंगे वो विवाद हो गया, ठीक है, वो विवाद हो गया, और जो बुराई के पक्ष में होंगे वो विवाद हो गया। तो वाद विवाद इस तरह से जो है लोग अपना वार्तालाप करके जो है क्या सही है क्या गलत है उस पर निर्णय लेते थे। इस प्रकार से शिक्षण विधि चलती थी वैदिक काल में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बस थोड़ा सा पॉइंट समझ जाएंगे तो आप आसानी से प्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने सवाल यहाँ पे है, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। आइए विशेषताएं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हरिलाल नेगी प्यारा सा के वैदिक काल की शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसमें लिखेंगे। पहला है धार्मिक संस्कार। जो भी धर्म है आपका उस धार्मिक से संबंधित संस्कार दिए जाते थे, ताकि जो भी आप सीखें वो धर्म से संबंधित हो और आपको जो संस्कार मिले वो धार्मिक संस्कार होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक विकास होना चाहिए। मुख्य विशेषता ये है कि जो भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उससे आपका समाज में क्या योगदान है, क्या आप समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, ये इसका उद्देश्य माना गया है। तो वैदिक काल में सामाजिक विकास पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है व्यापक विकास, व्यापक शिक्षा। व्यापक शिक्षा का मतलब यह है कि बड़े स्तर पर जो है शिक्षा प्रदान किया जाए, ताकि जो है आपका धार्मिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास दोनों हो जाए। ठीक है, लिख सकते हैं इसमें। आगे है धार्मिक भावना का विकास। धार्मिक भावना का विकास का मतलब ये, जैसे ये धार्मिक संस्कार है वैसे धार्मिक भावना का विकास है कि आपको जैसे मान लो कि आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाएगी, आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाएगी, आप जो है मान लीजिए जो है कोई भी अन्य धर्म के लोग हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, तो उससे संबंधित शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो आपकी जो अंदर जो भी आपका धर्म है उस धर्म की भावना विकसित करना, ये वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य होता था। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास सिंपल सी बात यह है कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य होता था, यही विशेषता बन जाएगी कि वैदिक कालीन शिक्षा में व्यक्तिगत विकास होना चाहिए। भाई जब व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो उसे शिक्षा ग्रहण करने का कोई फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में ना आए तो कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत विकास होना चाहिए, ये वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या थे। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो इसलिए अच्छे से इसको देख लीजिए और समझने की कोशिश करिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि वैदिक कालीन जो बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या था, ये हमें बताना है। तो देखिए उद्देश्य ये था बौद्ध काल में कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है, ताकि जो है अन्य लोग तो पहुंचे और बौद्ध धर्म को जाने समझें, उसको अपनाएं, ये इसका उद्देश्य था बौद्ध काल का। दूसरा चरित्र निर्माण। इसमें भी कुल मिला जुला के देखा जाए सभी बौद्ध काल में या वैदिक काल हो या मुस्लिम काल हो, इन सभी में चरित्र का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण, व्यक्तिगत का विकास, ये सब जो है एक तरह से कॉमन शब्द है। तो चरित्र निर्माण का मतलब ये कि बौद्ध कालीन शिक्षा में भी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करने पर जोर दिया जाता था, ताकि वो गलत रास्ते पे न जाए, सही काम करे और सही आदर्शों का पालन करे। ठीक है,
नेक्स्ट है राष्ट्रीय भावना का विकास होना चाहिए। बौद्ध धर्म अगर आप अपनाते हैं तो जिस बौद्ध धर्म में जो भी लोग रहते हैं अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं, अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचते हैं, तो राष्ट्रीय भावना का विकास होता है इससे। तो ये जो है पॉइंट आप इसमें आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने है सामाजिक कुशलता का विकास। सामाजिक कुशलता का विकास का मतलब ये है कि जो भी आप जिस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, चाहे बौद्ध कालीन हो, चाहे वैदिक कालीन हो, चाहे मुस्लिम कालीन शिक्षा हो या ब्रिटिश कालीन शिक्षा हो, जो भी शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं उससे समाज में क्या योगदान हो रहा है, समाज का क्या फायदा हो रहा है, समाज में कोई आपका महत्व है या नहीं है, तो ये उससे विकास संबंधित है। ठीक है, अगर आप अच्छा काम करेंगे, आप पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे तो समाज में आपका नाम होगा, समाज में आपका योगदान होगा, तो ये सामाजिक विकास के योगदान में स्थापित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे निर्वाण प्राप्ति। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना गया है कि निर्वाण प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति। समझ लीजिए कि जैसे कि अगर आप बौद्ध कालीन अपना लेते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य माना गया है कि निर्वाण की प्राप्ति यानी मृत्यु सत्य है और ये कोई टाल नहीं सकता है। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति इसमें माना गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपके सामने है मध्यकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब आता है मध्यकालीन शिक्षा, यानी मध्यकालीन शिक्षा की बात करें तो इसे मुस्लिम शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इसका क्या उद्देश्य है ये हमें यहाँ पे समझना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। बौद्ध धर्म में जो बौद्धकालीन शिक्षा था उसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था। जो मध्यकालीन शिक्षा है इसमें इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें भी चरित्र निर्माण का विकास पर जोर दिया गया है। मुस्लिम सिद्धांतों पर विकास करना है, जो भी मुस्लिम सिद्धांत हैं, जो भी उनके क्रियाकलाप हैं, जो भी उनके रूल हैं, नियम हैं, उनको फॉलो करना है और उसी प्रकार से अपना विकास करना है। नेक्स्ट है आपका संस्कारिक वैभव प्राप्त करना। संसारिक वैभव प्राप्त करने का मतलब ये है कि भैया संसार में बहुत सारा आपका सुख है, बहुत सारा दुख है, तो जो संसार में जो आपको मिल रहा है उसको आप लीजिए और उसको अपना अनुभूति मतलब कि एक तरह से उसको महसूस करिए कि आप संसार में सबसे अच्छे इंसान हैं जो आप आए हैं संसार में। संसार का एक बहुत बड़ा ऐसा इंसान है जो संसार का उद्धार कर सकते हैं। तो संसार के जो भी सुख है उसको आप प्राप्त करिए, आपका हक बनता है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक प्रथाओं का विकास करना। जो भी मुस्लिम धर्म में जो भी सामाजिक प्रथाएं होती हैं उनका विकास करना है, ये नहीं कि उनको दफन कर देना है। कहने का मतलब यही है कि सामाजिक प्रथाओं में जो भी इस्लाम धर्म में या मुस्लिम कालीन शिक्षा में बताया गया है उसी प्रथाओं को मानकर जो है विकास करना है। ठीक है, जैसे नमाज पढ़ना है तो नमाज पढ़ना है, उसको टालना नहीं है। शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है अधिगम को परिभाषित कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है। सीखने की जो है सीखने को परिभाषित कीजिए। अधिगम या सीखना क्या होता है यही हमें इस वीडियो में समझना है। देखिए सबसे पहले अधिगम या सीखना क्या है ये हमें समझना है। हेडिंग डाल देंगे अधिगम या सीखना का तात्पर्य व्यवहार में परिवर्तन होता है। बहुत सिंपल मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं। जैसे मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं होता कि सिर्फ बोर्ड पेपर में हमें अच्छे नंबर लाने हैं। पढ़ने का उद्देश्य ये होना चाहिए, या फिर कोई काम कर रहे हैं तो कोई काम करने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपको उस काम से क्या सीखने को मिला है, क्या आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, कुछ चेंजिंग हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, दोनों के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसकी जो है बोलचाल, उठना बैठना, रहन सहन सब कुछ आपको अलग दिखाई देगा उस व्यक्ति से जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, उसको अपने जिंदगी में क्या बदलाव ला रहे हैं, क्या परिवर्तन हो रहा है, वो हमें समझना है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि अधिगम और सीखने का तात्पर्य होता है व्यवहार में परिवर्तन। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, ठीक है, कोई आपका दोस्त है और आपका दोस्त 5 साल बाद आपसे मिला और आपको कहा भाई तू तो बदल गया है यार, तू तो बदल गया है, एकदम परिवर्तन हो गया है। इसका मतलब समझ जाइए कि आपकी जिंदगी में कुछ नया बदलाव हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ है। लेकिन अगर आपका वही दोस्त 5 साल बाद जब मिले और आपसे कहे
कि भाई तू तो बदला ही नहीं, जैसा है कि वैसा ही है, कोई बदलाव ही नहीं हुआ है, इसका मतलब ये कि आपने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा है। यही सीखने की कला और यही सीखने की जो प्रवृत्ति है, ये इसी को जो है अधिगम या सीखना कहते हैं। ठीक है, कि आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हो रहा है। आइए यहाँ पे परिभाषा को समझते हैं। स्किनर के अनुसार जो है, स्किनर ने जो है परिभाषा दिया है, बहुत ही बेहतरीन परिभाषा दिया है और कहा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब ये है कि जो हम सीख रहे हैं हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन की प्रक्रिया ही वही अधिगम या सीखना कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हम करके सीखते हैं, हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा है या पूछ लेगा कि सीखने के नियम किसने दिया है, तो जवाब होगा थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। 1 नंबर का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर देखें एक बार। क्वेश्चन अगला दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी कराऊंगा, सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे अच्छे से करवा देंगे। क्वेश्चन है सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ सकता है कि सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे, या पूछ सकता है कि अधिगम में चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था, तो कोहलर ने किया था। कोहलर ने जो है चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ये 1 नंबर का सवाल है, बहुकल्पीय में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के सीखने की मुख्य नियम का वर्णन कीजिए। तो थॉर्नडाइक ने जो है सीखने के कुछ नियम बताए हैं, उन्हीं को वर्णन करना है। तो पहला नियम आपके सामने यहाँ पे है, देखिए सीखने कुछ नियम दिए हैं उन्होंने, तो बताया है तैयारी का नियम। पहला नियम है तैयारी का नियम, और दूसरा यहाँ पे दिया है अभ्यास का नियम, और तीसरा दिया है प्रभाव का नियम। इनके बारे में आपको अगर लिखना रहेगा तो थोड़ा थोड़ा इसमें लिखेंगे क्या, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए तैयारी का नियम, तैयारी करने का नियम मतलब ये है कि आप कोई तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी आप काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो पहले एक प्लानिंग बनाते हैं। जैसे बोर्ड परीक्षा की आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो आप पहले एक प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है। तो वो जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कुछ आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? बिल्कुल 100% सीख रहे हैं। जो आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ आप सीख रहे हैं, इसका मतलब ये पहला नियम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम ये है कि जैसे कि आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोर्ड पेपर का जो है प्रैक्टिस जो है सेट लगा रहे हैं, मॉडल पेपर हल कर रहे हैं, पिछले सालों का पेपर जो है उससे सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? अभ्यास कर रहे हैं। जब अभ्यास करेंगे कुछ सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? 100% आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि जब हम अभ्यास करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हम उसमें सीखते हैं, और सीखने की ये नियम है। ठीक है, यही है अभ्यास सफलता की कुंजी है। तो यहाँ पे आप इस बात को समझ सकते हैं। अगला है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम मतलब ये होता है कि आप प्रभाव से कैसे सीख सकते हैं। जैसे आप किसी को देखकर, ठीक है, किसी को देखे और आप देखकर आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, तो जब आप देख के किसी को सीखते हैं, कोई प्रभाव पड़ता है, तो हम सीखने का नियम कह सकते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसके मान लो कि उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, या फिर उनको सब कुछ आता है, तो उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि उनका प्रभाव आप पर पड़ा है, और जब प्रभाव पड़ा है तो कुछ आप सीखे हैं, और यही सीखने का नियम है। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूं, बस आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे किस मतलब क्वेश्चन है कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों को जो है बताना है, या फिर सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे अथवा करके क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों का आंसर एक ही होगा। सबसे पहले आप एक हेडिंग डाल देंगे और अच्छे से डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने से बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा। डायग्राम, कोटेशन, मैपिंग, इन सब का प्रयोग करके आप अपने आंसर को परफेक्ट बना सकते हैं। एक ऐसे जो है आंसर लिख सकते हैं जिसमें कम समय में और कम शब्दों में आप पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए डायग्राम जरूरी है। तो यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। देखिए डायग्राम बन चुका है, और यहाँ पे देखिए भौतिक कारक पहला कारक हो जाएगा। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में भौतिक कारक, दूसरा है सामाजिक कारक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारक, चौथा है शारीरिक कारक, और पांचवा है पुरस्कार। इसके माध्यम से आप कैसे सीख सकते हैं और सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित कर सकता है, ये 5 पॉइंट है, और इसे 5 पॉइंट को हमें आसानी से समझना है।
चलिए अब एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे, और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो है पहले एक हेडिंग डालेंगे भौतिक कारक, और इसके बारे में आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए, भौतिक कारक मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं। भौतिक कारक को आप माहौल समझ लीजिए, माहौल। ठीक है, कहते हैं ना भैया माहौल नहीं मिल पा रहा है, माहौल होना चाहिए। जैसे मान लो जब डीजे बजता है तो कैसा माहौल क्रिएट होता है वहां पे कि लोग डांस करने के लिए उतावले हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई म्यूजिक ना बजे, ठीक है, वहां पे कोई डीजे वगैरह ना हो, तो क्या वहां पे लोग डांस करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जब माहौल बन जाए, यानी डीजे जो लग जाए और माहौल बन जाए, तो फिर डांस करने का मजा ही कुछ और होता है। अगर मान लो किसी को कहा जाए कि मैं मोबाइल बजा रहा हूं और तुम डांस करो, तो हो सकता है कि उतनी जो है जैसे डांस करना चाहिए वैसा डांस ना हो पाए। लेकिन अगर डीजे सेट लगा दिया जाए और बढ़िया से माहौल क्रिएट कर दिया, जैसे शादी का माहौल होता है, तो उस टाइम पे लोग डांस करेंगे और झूम झूम के नाचेंगे। इसका मतलब ये है कि माहौल बनना चाहिए भैया, है ना। तो भौतिक कारक मतलब वही होता है कि जहां पे जैसी वातावरण होते हैं, जैसे वहां पे इन्वायरमेंट होता है, ये सब जो है हमारे सीखने के ऊपर डिपेंड करता है। वहां का जो भौतिक वातावरण होता है, जो तापमान, इन्वायरमेंट, जो सब कुछ होता है, वो सब वहां पे डिपेंड करता है कि कैसे आप सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो क्या ज्यादा गर्मी में बैठकर आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है तो बहुत ठंडी में आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर, तापमान हो, तो आप आराम से बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भौतिक कारक हमारे सीखने की प्रक्रिया में जो है प्रभावित करते हैं। अगला है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक जैसे मान लीजिए आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां पे कैसे लोग रहते हैं, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आप किस माहौल में रह रहे हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं, वहां के पढ़ने वाले लोग हैं या नहीं है, या वहां पे सब घूमने वाले हैं, बिगड़ैल हैं, सब लोग इधर उधर फालतू काम करते हैं, नशेड़ीबाज हैं सब लोग। तो क्या आप जिस माहौल में रहते हैं वहां पे समाज के लोग अच्छे हैं या बुरे हैं? समाज का भी प्रभाव पड़ता है। अगर समाज के लोग अच्छे होते हैं, समाज के लोग अच्छे होंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो कुछ उनसे अच्छा सीखेंगे। गलत लोग होंगे तो गलत बात ही सीखेंगे, अच्छी बात तो सीखेंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि समाज भी प्रभावित करता है हमें सीखने के लिए। जो भी वहां पे हमें सीखना होता है, जैसे लोग होंगे वैसा लोग सीखते हैं। ठीक है, ऐसे आप चीजों को समझ के आसान शब्दों में लिख सकते हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम आपके अंदर सीखने की क्षमता ये है कि नहीं है। बहुत लोग का पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने में मन लगता है, जिनको जुनून होता है पढ़ने का। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने का मन नहीं लगता है, इन्हें उनकी दिमाग काम ही नहीं करता है। तो देखने को यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो आपका दिमाग है, यानी मनोवैज्ञानिक पद्धति यहाँ पे आती है कि आप कुछ लोग का पढ़ने का मन करता है, जिनका पढ़ने का मन करेगा वो कुछ सीखेंगे, जिनका पढ़ने का मन नहीं करेगा वो सीख नहीं पाएंगे। तो मनोवैज्ञानिक कारक यहाँ से बन जाएगा। अगला है शारीरिक कारक। शारीरिक कारक मतलब ये होता है यहाँ पे कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, किसी को आप विकलांग है, कोई अंधा है, कोई गूंगा है, तो आप उसको देखिए, और लंगड़े व्यक्ति को, आप अंधे व्यक्ति को, या फिर जो है कोई ऐसा व्यक्ति जो गूंगा है, आप उसे देखिए और सीखने की कोशिश करें कि अंधा व्यक्ति कैसे जो है चल रहा है, कैसे वो अपने काम कर रहा है, क्या वो दुनिया को देख पा रहा है? मन की आंखों से देखता है, हकीकत तो देख नहीं पाता है। तो उसे देखकर कुछ सीखने की आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। इन्हीं शारीरिक जो प्रभाव होते हैं, जैसे आप बीमार हैं तो क्या पढ़ने का मन करेगा? जब पढ़ने का मन नहीं करेगा तो कुछ सीख पाएंगे? कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह है कि शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो शरीर भी प्रभावित होता है। मतलब कि शरीर स्वस्थ होगा तो आप अच्छा सीखेंगे, अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो सीखने का मन नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि शारीरिक कारक भी यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। अगला है पुरस्कार। देखिए, पुरस्कार जो मिलते हैं, जो पुरस्कार जैसे स्कूल में मिलता है, बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं, तो पुरस्कार भी प्रभावित करता है। कहने का मतलब ये है कि पुरस्कार जो है, आपके पुरस्कार मिलेगा तो लोग और उत्सुकता से पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ। गांधी जी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसी सवाल को घुमा दिया, फिर अगले साल इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा। देखिए, क्वेश्चन है कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। शैक्षिक विचार क्या होते हैं गांधी जी के, ये पूछा गया था। फिर अगली बार जो है पूछा कि इनके जो है शैक्षिक जो सिद्धांत हैं उनके बारे में बताइए। ठीक है,
फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट करके पूछा गया है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, शिक्षा को उद्देश्य, उनकी व्याख्या कीजिए। फिर सवाल दोस्तों आपसे पूछ लेगा अथवा करके कि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए तथा निम्न बिंदुओं के आधार पर इनकी चर्चा कीजिए। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य ये हमें बताना है और शिक्षण विधियां क्या है ये बताना है। तो इस प्रकार से सबका आंसर एक ही होगा, बस समझने वाली बात है कि कैसे आंसर को प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि गांधी जी शैक्षिक विचार ने शिक्षा के ऊपर क्या विचार थे उनके, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा अगर आप समझ जाएंगे ना तो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। देखिए गांधी जी सदैव इस बात पर बल देते रहे कि भारत के प्रत्येक नागरिक शिक्षित बन जाए। गांधी जी का इस शैक्षिक विचार मतलब गांधी जी शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, क्या उनके विचार होते थे, क्या उनकी भावनाएं होती थी शिक्षा के बारे में, उन्होंने बताया है। तो गांधी जी हमेशा ये सोचते थे कि जो है भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित बने, यही उनका उद्देश्य था। और उन्होंने कहा था, क्या कहा था, आइए देखते हैं क्या कहा था उन्होंने कहा था भैया साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है, साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है ना शिक्षा का प्रारंभ है। बहुत ही बेहतरीन बात कही गई है, आप देख लीजिए। कह रहा कि भैया यहाँ पे कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही शिक्षा का प्रारंभ है। यानी अगर आप साक्षर होते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षा का अंत हो गया, अभी बहुत पढ़ना बाकी है भाई, बहुत कुछ अभी बाकी है सीखना। अब यहाँ पे देखिए शिक्षा का प्रारंभ, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है साक्षर हो गए हैं। इसका मतलब है कि साक्षरता ना तो आपको शिक्षा का अंत मानती है और ना तो प्रारंभ मानती है। आगे देखिए यह केवल एक साधन है। साक्षरता क्या है, एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात यह है, मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कार मान लेते हैं, ठीक है, एक कार मान लेते हैं और आपको कहीं जाना है, ठीक है, मान लीजिए कार से आपको कहीं जाना है। तो जब आप इस कार से जाएंगे, है ना, जब आप इस कार से जाएंगे तो कार क्या है, एक माध्यम है दूसरे स्थान पर पहुंचाने का। ठीक है, जिस प्रकार से इस कार से आप जा रहे हैं किसी दूसरे स्थान पर, तो कार क्या है, एक माध्यम है जिसके आधार पर, जिसके साथ जो है आप दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं। वैसे ही दोस्तों साक्षरता एक माध्यम है। किस चीज का माध्यम, तो ये पुरुष और स्त्री को शिक्षित बनाने का एक माध्यम है। यही इसमें कहना चाह रहे हैं, शिक्षा जो है एक ऐसा माध्यम है जिससे पुरुष और स्त्री आज शिक्षित बन सकते हैं और जिंदगी में कुछ सीख सकते हैं, कुछ सीख कर कुछ नए मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं शिक्षा का अर्थ। अब गांधी जी के विचार से गांधी जी का क्या मानना था कि शिक्षा की उन्होंने कैसे अर्थ को परिभाषित किया, ये समझते हैं। तो देखिए इन्होंने कहा है, गांधी जी के अनुसार लिखेंगे यहाँ पे कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास से है। बहुत ही कमाल की परिभाषा कही गई है महात्मा गांधी के अनुसार। इन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर में, चाहे बालक हो, ठीक है, चाहे बालक हो या कोई मनुष्य हो, ठीक है, या कोई मनुष्य हो, उसके शरीर में और मस्तिष्क में, ठीक है, दोनों में परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी बात, आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वोत्तम मतलब कि कहने का मतलब ये है कि भैया आप अंदर से भी, जैसे आत्मा कह रहा है कि पढ़ ले, है ना, मन कह रहा है ना पढ़े, तो दोनों में ये जो अंतर है, इस अंतर को खत्म करना है और पढ़ना है। जो भी अंदर सर्वोत्तम गुण है, यानी जो भी आपके क्वालिटीज हैं, उनको पूरा करना है और इस आधार पे जो है आपको पढ़ना है कि हमें कुछ करना है। सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यानी पूरा विकास होना चाहिए। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका मस्तिष्क, आपका शरीर और आपकी आत्मा सब कुछ तृप्त हो जाती है। सबका विकास होता है, शरीर का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, आत्मा खुश होता है। कैसे, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए पढ़ लिख कर के एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए पढ़ लिखे एक व्यक्ति मान लीजिए है नौकरी पा जाता है, ठीक है, तो इस व्यक्ति के जो उसके जो व्यवहार हैं, उसके आचरण हैं, जो बोलचाल है, उस सब कुछ बदल जाएगा और ये इंसान एक स्मार्ट इंसान बन जाएगा। ठीक है, एक स्मार्ट इंसान बन जाएगा और उसके जो सर्वोत्तम विकास होगा ना, सब कुछ बदल जाएगा भाई। आप किसी सरकारी नौकरी वाले को देख लीजिए या जो बेरोजगार है उसको देख लीजिए, दोनों में बड़ा अंतर मिल जाएगा। यानी उस व्यक्ति का शरीर, मन
और मस्तिष्क और मतलब सब कुछ सर्वांगीण विकास हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। आगे इसमें इन्होंने कहा है कि गांधी जी के द्वारा बालक के व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे, उनका मत था। गांधी जी ने कहा था कि भैया जो बालक है ना उसका व्यक्तित्व और उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। और उनका मत, उनका विचार था कि सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों को आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक शक्तियों के व्यक्त और प्रोत्साहित करता है। मतलब यह है कि अच्छी शिक्षा मतलब क्या, अच्छी शिक्षा जो आपको आध्यात्मिक की ओर लेकर जाए। आध्यात्मिक मतलब कि किसी चीज को सीखे तो आप उसे अच्छे से सीखे कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसे है, कैसे काम करता है, कैसे उसकी शक्तियां काम करती हैं, ये समझना है, आध्यात्मिक को समझना है। मानसिक शारीरिक दोनों विकास होना चाहिए। यानी आप पढ़ लिख लिए हैं लेकिन जो है शरीर आपका ठीक नहीं है, आप अच्छे से पढ़ लिए हैं लेकिन आपका मन सही नहीं है, तो कहने का मतलब ऐसा विकास नहीं होना चाहिए। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके आधार पे जो है आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक विकास होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद तो यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य लिखेंगे। शिक्षा का उद्देश्य जो है आप दो तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे कि आप एक डायग्राम बना लीजिए, फ्लो चार्ट बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और इसके बारे में आप लिखेंगे ये शिक्षा का तत्कालीन उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का व्यक्तित्व उद्देश्य क्या होना चाहिए और शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है एक एक करके आप इसकी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कहा गया है ये शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य में यहाँ पे इतने पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब इनको एक एक करके यहाँ पे समझते हैं कि इसमें क्या हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए शिक्षा का जो तात्कालिक उद्देश्य है, इसका जीविकोपार्जन का उद्देश्य है पहला पॉइंट। अब देखिए इसमें गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के जीविकोपार्जन का योग्य बनना चाहिए जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके और समाज पर भार न बने। सिंपल सी बात ये, अगर मैं इसको अच्छे से बताऊं तो आप इतना समझ जाइए कि जीविकोपार्जन का मतलब आप पढ़ लिख इसलिए है कि भैया भविष्य में नौकरी करनी है, भविष्य में कुछ काम करना है, कुछ जॉब पानी है, तो आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अगर आप अपने परिवार के ऊपर बोझ पड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, यानी समाज के ऊपर बोझ पड़ रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी है जिसके आधार पे आपको भविष्य में कुछ ना कुछ जॉब मिल जाए, कुछ ना कुछ, चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में, जिससे आप जो है अपनी जीविकोपार्जन आप अच्छे से कर सके। ठीक है, इसके बाद तो दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे व्यक्ति का मानसिक विकास। भाई सिंपल सी बात है, आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपका मानसिक विकास अच्छा होगा, आपका दिमाग तेज होगा, आपकी बुद्धि विकसित होगी, आपका डेवलपमेंट होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक विकास करना, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना होता है। गांधी जी ने कहा है कि व्यक्ति विकास शिक्षा के आधार पर ही हो सकता है। इन्हें व्यक्ति विकास तभी कर सकता है जब वो शिक्षा ग्रहण करेगा। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें व्यक्ति का शारीरिक विकास, तो उसमें देखेंगे शिक्षा के आधार पे मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है। वही मैंने आपको बताया कि एक सरकारी नौकरी वालों को देख लीजिए, एक प्राइवेट नौकरी वालों को देख लीजिए, और जो एक बेरोजगार है उसको देख लीजिए, बड़ा अंतर दिख जाएगा आपको। उसके शारीरिक विकास और मानसिक विकास में दोनों में अंतर दिख जाएगा आपको। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखेंगे चरित्र का निर्माण। तो चरित्र का निर्माण के मतलब यहाँ पे गांधी जी ने कहा है कि चरित्र निर्माण का उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। चरित्र के अंतर्गत सत्य, निस्वार्थ, सहयोग, अच्छी सोच आदि के गुण होने चाहिए। इन्होंने कहा है कि अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपका चरित्र निर्माण होता है, आप अच्छे संगति में रहते हैं, आप अच्छे व्यवहार आपका होता है। तो वही बात उसमें कहा गया, इन्होंने कहा है कि निस्वार्थ सहयोग। निस्वार्थ सहयोग का मतलब यह है कि भैया आप बिना स्वार्थ के सहयोग कर रहे हैं किसी दूसरे का। गांधी जी ने जब देश के लिए, देश को आजाद कराने में अपनी समझ लो कि पूरी जीवन लगा दी, तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने निस्वार्थ, अपना कोई मतलब नहीं था, निस्वार्थ जो है भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, ऐसे बहुत सारे आंदोलन गांधी जी ने चलाए थे। तो अब सवाल ये है कि वो निस्वार्थ था। दूसरी बात अच्छी सोच, अच्छी सोच आपकी अच्छी होगी। अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपकी अच्छी सोच होगी, आप कुछ नया करने को सोचेंगे।
ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट लिखेंगे सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास का मतलब ये है गांधी जी की गांधी संस्कृति को जीवन का आधार माना है जिसका विकास शिक्षा के आधार पर संभव होता है। गांधी जी ने कहा है कि हमारी जो संस्कृति है वो बनी रहती है अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, चीजों को समझते हैं, इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में समझते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति की पहचान क्या है, हमारी संस्कृति को बचाना है या नहीं बचाना है। तो ये सब जो है हमें शिक्षा के माध्यम से ही मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे शिक्षण विधियां के बारे में। गांधी जी ने लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो 10 नंबर अगर आपको पाना है भैया, तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, आपके पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गांधी जी ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में, तो शिक्षण विधियों में देखिए मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना लिया, एक डायग्राम बना लिया है, इस प्रकार से आप देख पाएंगे यहाँ पे। इसके माध्यम से आप अच्छे से पर्जन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपको 10 में 10 पूरा नंबर लेकर आना है तो आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैपिंग, कोटेशन आदि का प्रयोग जरूर करना है। इससे आपको नंबर बेहतरीन तरीके से मिलता है और टीचर को लगता है कि आपने कुछ नया किया है। तो इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना सकते हैं आप, कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ऐसे भी एक डायग्राम बना सकते हैं, इस प्रकार से भी अपना पर्जन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी जो है आप पर्जन कर सकते हैं, ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं, या फिर जो है आप ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं बनाने के डायग्राम, अगर आप बनाना चाहते हैं तो कई सारे तरीके हैं डायग्राम बनाने का। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा व्याख्या करते हैं और इसको समझते हैं, फिर इसके बाद जो है आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है। ठीक है, तो देखिए शिक्षण विधियां उस टाइम पे कैसी होती थी, या फिर जो है गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए उन्होंने बताया है। तो पहली शिक्षण विधि देखिए मौखिक विधि। मौखिक विधि का मतलब ये है कि जब एक एग्जामिनर बच्चों से कुछ पूछता है, जैसे वाइवा होता है ना, वाइवा तो मौखिक होता है, यानी आपसे कुछ सवाल पूछा गया, आपने उसका सवाल का जवाब ऐसे ही बोल कर दिया। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा और अशिक्षा में क्या अंतर है, तो अगर आप बताएंगे शिक्षा में क्या अंतर है ऐसे ही बोलकर, तो ये मौखिक हो जाता है। मौखिक का मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक एग्जामिनर ये बच्चों से सवाल करता है तो बच्चे उसका उसी में आंसर दे देते हैं बोलकर ही, उसे मौखिक कहा जाता है। दूसरा होता है लिखित। लिखित का मतलब यह कि जब आप परीक्षा देंगे तो लिखित परीक्षा देंगे। अब जैसे लिखित परीक्षा देंगे तो लिखित विधि हो जाएगा, यानी शिक्षण विधियां मौखिक भी होना चाहिए और लिखित भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्रिया विधि। क्रिया विधि का मतलब क्या? क्रिया विधि का मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल क्रिया करके, है ना, प्रैक्टिकल करके कोई चीज सीख सकते हैं। ज्यादातर हम सीख सकते हैं प्रैक्टिकल करके, बहुत सारी चीजें होती हैं हम प्रैक्टिकल करके सीख सकते हैं, नहीं तो हम किताबी भाषा कितना रटे रहें याद नहीं होता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, तो हमें वो चीज आसानी से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे लिखित मौखिक विधि हो गया पहला पॉइंट, दूसरा लिखित विधि हो गया, तीसरा प्रैक्टिकल करके सीख सकते हैं। तो 3 विधि आप अपने स्कूल में करते होंगे, आपको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 3 पॉइंट नीचे हैं उनको भी देख लेते हैं। सहसंबंध विधि। सहसंबंध विधि का मतलब ये है कि जैसे संगति होता है ना, संगति का असर पड़ता है। जैसे मैं बता दूं आपको कि जौनपुर जिला में एक गांव है माधवपट्टी गांव। इस गांव में 75 घर हैं लगभग, और उस 75 घर में 47 घरों में ISPCS हैं। ठीक है, ISPCS अधिकारी हैं, और उस गांव को अफसरों की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि वहां से अफसर ही निकलते हैं। अब ये क्या है? ये संगति का असर है, ये सहसंबंध विधि है। यानी अगर आप किसी अच्छे लोग के साथ में रहते हैं तो आपकी भी संगति वैसी हो जाती है जैसे वो अच्छे लोग होते हैं। लेकिन अगर आप गलत लोग के साथ में रहते हैं तो आपकी संगति वैसी हो जाती है जैसे गलत लोग रहते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि सहसंबंध विधि में भी लोग के साथ, अच्छे लोग के साथ में रहेंगे तो आपकी अच्छी संगति होगी, अच्छा सीखेंगे कुछ। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। संगीत विधि। देखिए गांधी जी भी मानते थे कि संगीत विधि से भी बच्चों को सिखाया जा सकता है, शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे अध्यापक होते हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं तो गा के पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब वो गा के पढ़ाते हैं, और उनकी अगर सुरीली आवाज है, बढ़िया आवाज है, तो माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन और लगेगा उनका। ठीक है, तो संगीत विधि भी यहाँ पे यूज किया है। अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का मतलब होता है किसी को देखकर
उसके जैसा करने की सोचना। भाई कोई अच्छा इंसान है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई अच्छा इंसान है, कोई आईएएस बन गया है, तो आईएएस कैसे बना है, मुझे भी आईएएस उसी उसी की तरह बनना है। तो जो आप सोच रहे हैं अनुकरण मतलब फॉलो करके उसे, तो उसी को सोचकर आप भी मेहनत करिए, आप भी कभी आईएएस बन सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बात कही है अनुकरण विधि, मतलब किसी चीज को देखकर उसको अपने जैसे करना, अपना अपना भी बनाना, उससे अनुकरण विधि के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से आप लिख सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। बौद्धिकालीन शिक्षा से क्या आशय है, इस शिक्षा व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो बताना है। नेक्स्ट है बौद्धिकालीन शिक्षा की व्यवस्था को जो है उसकी विशेषताओं की जो विशेषताएं हैं उसको हमें बताना है। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे बौद्धिकालीन शिक्षा के बारे में बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों लिखना है बौद्धिकालीन शिक्षा का आशय क्या है, अंडरलाइन कर देंगे, उसके बारे में लिखेंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, पहला पॉइंट। आपके एग्जाम में बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं जो आपके पेपर में आएंगे और बड़े अच्छे नंबर आपको देकर जाएंगे। दूसरी बात ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने से जो है आपका जो अति लघु क्वेश्चन होता है ये तैयार हो जाता है, निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है, बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और लॉन्ग क्वेश्चन तो तैयार हो ही रहा है। इसका मतलब कई सारे फायदे आपको यहाँ से मिल रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है और उससे कई सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट कि बौद्ध धर्म में, जो अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, बौद्ध धर्म में बुद्ध ने बताया कि संसार में दुख है। पहला पॉइंट, बौद्ध धर्म में बुद्ध ने क्या बताया है, बुद्ध ने बताया कि भैया संसार में दुख है और दुख का कारण भी बताया है और दुख का निवारण भी बताया उन्होंने। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की जो है स्थापना की थी। दूसरा पॉइंट, बौद्ध धर्म में बुद्ध ने संसार में जो है दुख है ये बताया है। नेक्स्ट है लोगों की मोक्ष की प्राप्ति की प्रयत्न करना चाहिए, ये भी इन्होंने इसमें बताया है। ठीक है, ये तो बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित होकर बौद्धकालीन शिक्षा में ये सब इन्होंने बताया है, इन्होंने शिक्षा दिया है। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि बौद्धकालीन जो बौद्धकाल की शिक्षा है वो भारत में अल्पकाल में सामाजिक क्रांति उत्पन्न कर दी है। बौद्धकालीन शिक्षा वैदिक काल की शिक्षा का ही एक प्रमार्जित रूप माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो है एक डायग्राम बनाएंगे और एक डायग्राम बना के आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी लिखने की शैली समझ जाइए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जितना हो सके फ्लो चार्ट, डायग्राम इनका प्रयोग करिए ताकि जो है आपको परफेक्ट नंबर मिले और पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाए। ये बात ध्यान रखिएगा कि लिखने की शैली अगर आपको पता है तो आप बना कर भी लिखेंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फ्लो चार्ट बना लिया है। अब यहाँ पे क्या विशेषताएं हैं अच्छे से प्रेजेंट हो गया है, इस पे एग्जामिनर एक नंबर पक्का दे देगा क्योंकि आपने फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अब पहला देखिए इसमें है कि शिक्षा का समान अवसर मिले। ठीक है, बौद्ध काल में जो शिक्षा का विशेषता था ये उद्देश्य भी आ जाएगा तब भी यही आंसर होगा। इसमें उद्देश्य ये था कि जो बौद्धकालीन शिक्षा है इसमें शिक्षा का समान अवसर मिले, यानी सबको शिक्षा मिले, ये बात कही गई है। दूसरा पॉइंट, गुरु और शिष्य का एक संबंध जो है वो वैदिक काल में भी अच्छा रहा है और यहाँ भी गुरु और शिष्य का एक संबंध है वो बना होना चाहिए ताकि जो है गुरु और शिष्य के जो संबंध हैं वो अच्छे होंगे ताकि जो है जो शिष्य होंगे वो गुरु से ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया गया था बौद्धकालीन शिक्षा पर। नेक्स्ट है धार्मिक शिक्षा, बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्रदान करना, ये धार्मिक शिक्षा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट सामाजिक विकास, जो शिक्षा प्रदान की जाएगी उससे कहीं न कहीं समाज का विकास होगा, समाज का भला होगा क्योंकि समाज में लोग रहते हैं। समाज में कौन रहता है, लोग रहते हैं और लोग जब शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा और समाज शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा और देश शिक्षित होगा तो देश विकसित होगा। ऐसे होता है ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता है, बहुत सारे ऐसी चीजें उसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है व्यापक शिक्षा, व्यापक शिक्षा का मतलब ये है कि आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो कोई अल्पकाल के लिए नहीं, व्यापक स्तर का मतलब कि बड़े स्तर पर होना चाहिए। और अगर आप शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं तो अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाइए, बदलाव लाइए, उस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करनी है। तो ये उसकी विशेषताएं हो जाएंगे और फिर इसके बाद जो है आपको इन विशेषताओं को थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। आप समझ जाएंगे तो लिख ले जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो नहीं लिख पाएंगे, इसलिए जोर दीजिए थोड़ा समझने पर। ठीक है, इसके बाद तो क्वेश्चन आपका आता है नेक्स्ट बौद्धकालीन शिक्षा संबंधित
कुछ पूछ लेगा कि बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं दो प्रमुख विश्वविद्यालयों का नाम बताइए। तो बौद्ध काल में स्थापित दो विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस जो है शिक्षा में या किस समय में जो है ये लागू किया था या बनाया गया था। तो बौद्ध कालीन में जो ये बनाया गया था। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों आपके सामने है, प्रव्रज्या संस्कार क्या है। अगर बात करें प्रव्रज्या संस्कार की तो उसमें देखिए प्रव्रज्या का अर्थ होता है बाहर जाना, ठीक है, पहला पॉइंट। अगर आपको समझ में नहीं है कि प्रव्रज्या क्या है तो प्रव्रज्या जो है इसका मतलब होता है बाहर जाना, अर्थात कहेंगे घर से बाहर होना या फिर बौद्ध मठ में प्रवेश होना, ये प्रव्रज्या संस्कार के नाम से जाना जाता है। भाई सिंपल सी बात है, जब वो लोग घर से निकलेंगे, ठीक है, जब घर से निकलेंगे तो भैया घर से निकलकर बाहर जाएंगे, और बाहर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, बौद्ध मठ में प्रवेश कर लेंगे। जो बौद्ध मठ में जाते हैं वहां पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हीं को प्रव्रज्या संस्कार के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे कि प्रव्रज्या संस्कार में एक श्लोक या मंत्र का उच्चारण करना होता है, और जो मंत्र है वो है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये मंत्र है, जानते होंगे आप लोग, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो जो बौद्धकालीन शिक्षा है उसका मतलब है चरित्र निर्माण संबंधी उद्देश्य, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में यही लिख सकते हैं कि देखिए सिंपल सी बात है कि आप शिक्षा ग्रहण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके चरित्र में कुछ बदलाव होगा, चरित्र निर्माण होगा, आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बौद्धकालीन शिक्षा में चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता था और इसीलिए बौद्धकालीन शिक्षा प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है निर्वाण की प्राप्ति का उद्देश्य। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब मोक्ष की प्राप्ति की बात कही जा रही है। मोक्ष की प्राप्ति का उद्देश्य है कि जो शिक्षा आपको मिल रही है उससे निर्वाण की प्राप्ति होगी और आप सही दिशा में आपको बनाए रखेंगे अपने आप को, और सही दिशा में बनाए रखकर समाज का भला करेंगे, समाज का हित करेंगे, तो कहीं न कहीं आपका भी जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे समाजी विकास। समाजी विकास तब होगा जब लोग विकास करेंगे, यानी लोग विकास तब करेंगे जब लोग शिक्षित होंगे। इसका मतलब ये है कि लोग शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा, यानी समाज विकास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय विकास संबंधी उद्देश्य। भाई देश का विकास तब होगा जब लोग शिक्षित होंगे, लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, समाज शिक्षा ग्रहण करेगी, समाज शिक्षित होगी तो राष्ट्र विकास होगा। तो यहाँ पे जो राष्ट्र विकास उस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विकास। आप पढ़ रहे हैं तो अपने लिए पढ़ रहे हैं, जो आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ज्ञान ऐसी चीज जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है। इसका मतलब तो ये है कि जो भी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, आपका विकास होगा। व्यक्तित्व विकास तब होता है जब इंसान शिक्षित होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इसमें आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक रहेगा आपका मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो चलिए फटाफट इसको रिवीजन करते हैं और देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का यहां से देखने को मिल जाएगा। तो भैया क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था कितने स्तरों में विभाजित है। तो मुस्लिम शिक्षा जो व्यवस्था थी वो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा 2 स्तरों में विभाजित थी, ठीक है। 2 पॉइंट आप यहां पे लिख देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या थी। अगर बात करें मुस्लिम काल में तो उस टाइम पे शिक्षा ग्रहण करने की क्या आयु थी, तो 4 वर्ष 4 माह जो है ये मुस्लिम काल में शिक्षा व्यवस्था में आयु की बात कही गई है, ठीक है। इसमें देखिए प्राथमिक जो शिक्षण संस्थाओं में है उसे मकतब कहा जाता है। ये पॉइंट नोट करेंगे कि जो प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था संस्था होती थी उसे मकतब कहा जाता था, और उच्च शिक्षण संस्थान को मदरसा के नाम से जाना जाता है। तो नोट पॉइंट में ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट आपके सामने है, क्वेश्चन है कि भारत में मध्यकालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, यानी जो मध्यकालीन शिक्षा था
क्या केंद्र था? तो केंद्र का नाम देखिए आगरा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर, गुजरात। ये सब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लाहौर तो पाकिस्तान में पड़ता है, बाकी सब जो है भारत में है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, ये बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र रहे हैं जहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, अथवा करके सवाल पूछ लेगा इसी को कि मुस्लिम काल में शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो वही काम करना, एक फ्लो चार्ट बना लेनी है, और फ्लो चार्ट बनाने के लिए यहाँ पे जो है आपको यही नहीं डालना पड़ेगा मुस्लिम काल शिक्षा के उद्देश्य, और फिर इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। फ्लो चार्ट में देखिए इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। पहला पॉइंट ये है कि हजरत मोहम्मद साहब ने जो है इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, और उसके बाद जो है इस्लाम धर्म का प्रचार, शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि भैया सिंपल सी बात यह है कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, ये सबसे बड़ा उद्देश्य माना गया। नेक्स्ट लिखेंगे चरित्र निर्माण करना। जैसे देखिए बौद्धकालीन शिक्षा थी ना, उसमें चरित्र निर्माण की बात कही जा रही थी, ऐसे ही मुस्लिम कालीन शिक्षा में चरित्र निर्माण की बात कही जा रही है। यानी सिंपल सी बात यह कि शिक्षा ग्रहण करेंगे तो चरित्र निर्माण आपका अच्छे से होगा। ज्ञान अर्जित करना, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे ज्ञान अर्जित करना। तो ज्ञान अर्जित करने का भाई सिंपल सी बात, तो लोग शिक्षा ग्रहण क्यों करते हैं? ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि मुस्लिम कालीन शिक्षा ज्ञान अर्जित करना, और ज्ञान अर्जित करके जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, उसे समझें जाने, तो यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य माना गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे सुख समृद्धि को प्राप्त करना। सुख समृद्धि तब प्राप्त हो सकती है जब आप शिक्षित होंगे, शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो आप कहीं जॉब लग जाएगी, चाहे गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, और आप जो है अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं, मतलब ये कि आप सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका यहाँ पे है एक ईश्वर में विश्वास करना। एक ईश्वर मतलब एक ईश्वर। ठीक है, एक ईश्वर में विश्वास करने पर जोर दिया गया है जो है मुस्लिम कालीन शिक्षा में। इसमें बताया गया कि जो भी है अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। इसमें बताया गया कि अल्लाह एक है, तो एक ईश्वर में विश्वास करना मतलब एक ईश्वर में विश्वास करना, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो विशेषताएं हैं, और आप इसके बारे में 2-4 लाइन बना के लिखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो नेक्स्ट आपके सामने आता है मध्यकालीन जो मुस्लिम शिक्षा है उसमें विशेषताएं क्या हैं, तो वही आपको काम करना है। फ्लो चार्ट बना सकते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना लिया है। मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं लिखेंगे, और विशेषताएं में जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। तो पहली विशेषता क्या है, देखिए पहली विशेषता है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य भाई सिंपल सी बात यह है कि शिक्षा का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व विकास होगा, समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, ये शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ज्ञान का प्रसार होगा। भाई शिक्षा ग्रहण इसलिए करते हैं क्योंकि आपका ज्ञान का प्रसार होगा, ज्ञान बढ़ेगी, तो कहीं कि व्यक्तित्व विकास होगा, चरित्र का निर्माण होगा। ये सारे पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगला है संस्कृति का प्रसार होगा। जो भी जैसे इस्लाम धर्म है तो इस्लाम धर्म की जो संस्कृति है उस धर्म का प्रसार होगा, प्रचार प्रसार होगा, और लोग जानेंगे, समझेंगे, उसे अपनाएंगे उसे। तो ये संस्कृति का प्रसार इसलिए जो है मध्यकालीन शिक्षा के यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट है नैतिकता का प्रसार करना। नैतिकता का मतलब कि भी आपका आचरण व्यवहार, यानी पूरा का पूरा नैतिकता आपकी देखी जाती है। नहीं, शिक्षित व्यक्ति को देख लीजिए, एक अनपढ़ व्यक्ति को देख लीजिए, किसकी नैतिकता आपको अच्छी दिखेगी, किसका आचरण, किसका व्यवहार, किसका बोलचाल आपको अच्छा दिखेगा? जो पढ़ा लिखा होगा, जो शिक्षित होगा, है ना। जो अनपढ़ होगा उसका आपको दिखाई नहीं देगा नैतिकता, उसका बोलने का तरीका, उसका उठने बैठने पहनावा उसका अलग होगा। इसका मतलब कि नैतिकता का विकास तब होता है जब इंसान शिक्षा ग्रहण करता है तब। नेक्स्ट है सुख समृद्धि प्राप्त करना। वही बात इसमें आती है, सुख समृद्धि प्राप्त करने का मतलब यही है कि भैया पढ़ लिख लोगे तो आपको सक्षम हो जाओगे, आपके पास वो सारी चीजें रहेंगी जो आप पाना चाहते हो। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है आप इसमें लिख सकते हैं, अच्छे से डायग्राम बना के, फ्लो चार्ट बना के आप लिख सकते हैं, पूरा नंबर आपको इसमें मिलेगा।